हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज 23rd of March to 29th of March. So moving on to the first news, that is Telangana government released the first installment for रायतू भरोसा स्कीम. सो क्या है ये रायतू भरोसा स्कीम? जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें फार्मर्स को इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है, यानी कि कुछ अमाउंट जो है फार्मर्स को दिया जाता है अप टू 1 लाख पर एकड़ ऑफ लैंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस. बेसिकली अमाउंट नहीं लिखा, बस हमें इतना पता होना चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है. नाउ क्वेश्चन आता है कि अब क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है तो क्या हमें इसको याद रखना है? सो द आंसर इज नो, हमें इसको याद नहीं रखना है. ये मैं आपको स्कीम इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इस स्कीम से इंस्पायर होकर हम कह सकते हैं, या सिमिलर स्कीम्स पर हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है. अगर आप बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मैं भी आपको बताऊंगी. ऐसी सिमिलर स्कीम्स हैं जैसे कि कालिया स्कीम है, उड़ीसा में 2019 में आई थी. वी हैव अन्नदाता सुखी भव. अन्नदाता किसको बोलते हैं? फार्मर्स को. सुखी भव मतलब वो सुखी रहे, तो उस बेस पे आंध्र प्रदेश 2019. एंड देन रायतू भरोसा है तेलंगाना की, जो 2018 में आई थी. और इसी स्कीम के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई जिसका नाम है पीएम किसान स्कीम. तो अब ये पीएम किसान स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. ठीक है, किसानों का सम्मान कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग देम निधि. निधि दैट इज कैश. ठीक है, पैसा देकर. तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर, यानी कि जिसमें 100% फंडिंग किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की. अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब सेंट्रल स्टेट शेयर करेंगे अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, कैसा स्टेट है उसके हिसाब से. ठीक है. नाउ अब ये अनाउंस हुई थी 1 फेब को, जब हमारा बजट आया था 2019-20 का इंटरिम बजट आया था, राइट. लेकिन ये लॉन्च हुई 24 फेब को 2019 में बाय मोदी जी फ्रॉम गोरखपुर यूपी. लेकिन ये जो डेट इफेक्टिव हुई ये कब हुई? 1 दिसंबर 2018. ठीक है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था. उस टाइम ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तब पूछा गया था कि इसकी इफेक्टिव डेट कब से है? 1 दिसंबर से है. यानी कि जो इसमें क्या होता है, बेसिकली फार्मर्स को पैसे दिए जाते हैं 6,000 रुपये 2000 की इंस्टॉलमेंट में. तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, गवर्नमेंट ने बोला हम रेट्रोस्पेक्टिव, यानी हम पहले से देंगे इसको. यानी कि जो दिसंबर वाली किस्त थी वो, प्लस दिसंबर वाली जो हमारे बनते इंस्टॉलमेंट वो, प्लस जो फेब की इंस्टॉलमेंट बनती है, यानी 2 इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपये गवर्नमेंट ने कहा हम इकट्ठे देंगे. कब? जब इन्होंने स्कीम लॉन्च करी. ठीक है. किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के. ठीक है. देन इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. जो भी फार्मर्स है उनको पीएम किसान पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना पड़ता है, या फिर लोकल रेवेन्यू ऑफिसर्स है उनके पास जाकर रजिस्टर कर लें. अब की इंक्लूजन क्या है इसमें? वेस्ट बंगाल ने लास्ट में ज्वाइन किया स्कीम को इन 2021. अब फाइनेंशियल असिस्टेंस मैंने बता दिया आपको, 6,000 रुपये पर ईयर पर फैमिली मिलते हैं. ये भी पता होने चाहिए. पूरे साल में पर फैमिली, एक फैमिली को मिलेंगे, चाहे उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं चाहे 3 कर रहे हैं. अब इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं 2-2 हज़ार की आफ्टर एवरी 4 मंथ्स. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पीरियड बनता है आपका अप्रैल टू जुलाई, देन अगस्त टू नवंबर, देन दिसंबर टू मार्च. ठीक है. अब ये 100% फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो आपके बैंक अकाउंट्स में आते हैं, यानी फार्मर्स के बैंक अकाउंट में आता है. इसमें जब स्टार्ट किया था ये स्कीम सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी. अब ये जो स्कीम है सभी फार्मर्स को इंक्लूड करती है, चाहे स्मॉल हो, मार्जिनल हो या लार्ज फार्मर्स हो. ठीक है. सो ये था हमारा फर्स्ट न्यूज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अरासवली टेम्पल टू बी डेवलप्ड अंडर प्रसाद स्कीम. ठीक है. ये एक टेम्पल है आंध्र प्रदेश का. इसको अंडर द प्रसाद स्कीम जो है रीडेवलप किया जा रहा है, हम कह सकते हैं. और इसके लिए 4 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन भी किए गए हैं. नाउ अगेन क्वेश्चन इज कि क्या हमें ये टेम्पल का नाम याद रखना? नहीं, आपको प्रसाद स्कीम क्या है वो याद रखनी है. तो प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव. एक्चुअली जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2014-15 में, तो इसका नाम था प्रसाद. आप एक बार चेक करिए. ठीक है. इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था प्रसाद. और प्रसाद में जो है क्या है, फुल फॉर्म क्या थी? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव. पिलग्रिमेज क्या होते हैं? जो तीर्थ स्थान होते हैं, राइट, उसको रिजुविनेट करना, यानी उनका पुनर्से निर्माण करना आप कह सकते हैं. उसको एक नई लाइफ देना है. एंड स्पिरिचुअल ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है. ठीक है.
तो नाम से समझ में आ रहा है जितने भी तीर्थ स्थान है उनको हमें रीडेवलप करना है, ये बेसिक एम था इस स्कीम का, ठीक है। लेकिन इसमें जो हेरिटेज टर्म है वो तब इंक्लूड नहीं की थी जब हमने लॉन्च किया था, अक्टूबर 2017 में हेरिटेज टर्म को इंक्लूड किया। तो पहले क्या थी नाम, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, अब है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। तो प्रसाद में एच और इंक्लूड हो गया है। नाउ द फुल फॉर्म इज लाइक दिस, नॉट दिस, अब ये है फुल फॉर्म, ठीक है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और एक ऐसी स्कीम है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अभी मैंने बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है दैट इज 100% फुली स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, ब्यूटिफिकेशन करना पिलग्रिम साइट का, हेरिटेज सिटीज जो उनको प्रमोट करना, लोकल एम्प्लॉयमेंट आए, ताकि जो लोग टूरिज्म, ऑब्वियसली जब हम ऐसी साइट्स को रीजनरेट करेंगे तो उससे टूरिज्म भी बूस्ट होगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट भी आती है, राइट। मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज, निर्मला सीतारमन लॉन्च प्रारंभ 2026 फॉर न्यू इनकम टैक्स एक्ट अवेयरनेस। तो आपको पता है अभी इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025, और इसमें जो चेंजेस हैं वो ला रहे हैं। तो उसके लिए एक अवेयरनेस कैंप लाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है प्रारंभ 2026। इसमें एक चैट बोर्ड भी है। चैट बोर्ड क्या होता है, चैट करने वाला रोबोट, मतलब बोट टर्म कहाँ से बना है, रोबोट से। तो जो ऐसा सिस्टम बना है, जैसे अगर आप कोई साइट पर जाते हैं, आप अपना क्वेश्चन लिखते हैं, टाइप करते हैं और वो सामने से आपको आंसर दे देते हैं, तो दिस इज व्हाट चैट बोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके का एक चैट बोर्ड बनाया है टैक्स साथी के नाम से। अगर कोई भी टैक्स पेयर है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, तो वो ये बता देगा इन, और ये कितनी लैंग्वेजेस में, 18 लैंग्वेजेस में है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, पॉलिसी को रिफॉर्म करना और एक रिस्पॉन्सिव एक्शन लेना फॉर विकसित भारत। एंड इसकी टैगलाइन थी नागरिक देवो भव। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट नया कौन सी ईयर में आया, 2025 में, और पहले वाले का क्या ईयर था, ठीक है, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, चाइना हैज ओवरटेकन द नीदरलैंड टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो आपको पता है कि हमारा जो एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, या जहां हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो है यूएसए। वहाँ पे हम एग्रीकल्चरल आइटम्स, जेम्स, मेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यूएई था। अब और आफ्टर 2020 आपको याद होगा जब चाइना के साथ हमारा इशू हुआ था, तो उसके बाद से हमने उनके साथ एक्सरसाइज प्लस बॉर्डर डिस्प्यूट्स जब हुए थे, तो उसके साथ एक्सरसाइज और ट्रेड करना हमने बहुत कम कर दिया था। उनकी बहुत सारे हमने चाइनीज़ ऐप्स भी बैन कर दिए थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमारा जो चाइना था वो नंबर 4 पे चल रहा था। अब तो धीरे धीरे जो है विद टाइम दोबारा से ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ है और चाइना ने रिप्लेस कर दिया किसको, नीदरलैंड्स को, और नीदरलैंड नंबर 4 पे आ गया। नाउ अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप हमारे एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, और उनको हमें अरेंज करना होता है कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। Moving on to the next news, गवर्नमेंट टू सेटअप शी मार्ट्स टू बूस्ट वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस। अगर आपने इस साल का बजट पढ़ा है 2026-27 का, तो एक टर्म आई है दैट इज नोन एज शी मार्ट। शी का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। ऐसी औरतें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती हैं और फिर वो उनके लिए क्या खोला जा रहा है, मार्ट क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, यानी उनको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पर वो अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड शी मार्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड रिटेल आउटलेट वेयर सेल्फ हेल्प वुमेन्स group women can sell their products directly, ठीक है। it was an initiative launched under DAYNRLM। तो कोई बता सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, इट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि 2011 में आया था। इसका एम क्या था कि रूरल पॉवर्टी को हमें दूर करना है बाय एम्पावरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो वही काम ही कर रहे हैं, तो उसी के अंडर हमने क्या खोले हैं, शी मार्ट्स। तो शी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, ये बात याद रखना, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्ट, शी मार्ट, ठीक है। और प्लस ये इस बार के बजट में था, तो इस पे क्वेश्चन बनना की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है।
नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रिटेन्स द इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने एमपीसी वाली क्लास ली हो, जब मैंने आपको एमपीसी पढ़ाया था, तो आपको मैंने बता रखा है कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रखी है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन कमेटी जब बनी थी 2016 में, तो 5 सालों के लिए से 2021 के लिए हमने टारगेट सेट किया था, और वो टारगेट क्या था, दैट इज 4% ±2%। क्या है इसका मतलब, क्या है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में लाई कर सकती है। 2 से 6% का मतलब क्या हुआ कि 4 + 2 6, 4 - 2 2%, तो 2 से 6 के बीच में लाई कर सकती है, ठीक है। अब उसका जो टारगेट रखा गया था, ये जो टारगेट है दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो हमने करी थी, ये हमने 5 years के लिए करी थी 2016 में। तो फिर 2021 में हमने इसको रिन्यू किया है, इट विल बिकम एक्टिव फॉर 2026, तब तक हो गया। अब 2026 का मार्च 31 मार्च तक था और अब ये खत्म होने वाला है, तो इसको बढ़ा दिया गया है। और बढ़ाया क्या है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2026 से 31 मार्च 2031 तक। फर्दर नेक्स्ट 5 years के लिए हमने सेम ये टारगेट रख दिया है, दैट इज 4% ±2%, यानी कि 2 से 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन जो है वो रहेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बैंड। इसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बैंड। ये 2% वाला हमारा क्या है, लोअर टॉलरेंस लेवल है, और 6% वाला क्या है, हमारा अपर टॉलरेंस लेवल है, राइट। लोअर और अपर, और ये क्या हो गया हमारा टॉलरेंस बैंड, ठीक है। देन उसके बाद इन्फ्लेशन जो है उसका टारगेट मैंने आपको बता दिया। ये 3rd consecutive ईयर है जब हमने सेम हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसको रखा है। अब इसके लिए हमें कहाँ से पावर्स मिलती हैं, यानी गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिलती है, तो आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसका सेक्शन 45ZA है, वो गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके आरबीआई इस टारगेट को क्या करती है, सेट करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, अंडर सेक्शन 45ZA, A to Z कहते हैं ना, तो 45ZA कि हमने A to Z टारगेट बना दिया है। फर्स्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है 2016 में, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 16 से 21, 21 से 26 और 26 से 31, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कोई भी अगर फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे तो ये पूछे जाएगी, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश इज इन वर्ल्ड बैंक रेड कैटेगरी फॉर हाई फूड इन्फ्लेशन ओवर लास्ट 10 months, ठीक है। तो बांग्लादेश में फूड क्राइसिस चल रहे हैं कह सकते हैं, या फूड इन्फ्लेशन क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेट हाई है। और बाकी कैटेगरीज भी हैं वर्ल्ड बैंक की, जैसे रेड है, पर्पल है, येलो एंड ग्रीन है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बांग्लादेश को रेड कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो फूड इनसिक्योरिटी है वहाँ पर काफ़ी हाई है बांग्लादेश में। अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश बाकी 13 ऐसी कंट्रीज हैं जो इस रेड लिस्ट में आती हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपको वर्ल्ड बैंक जो है उसके स्टैटिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक में काफ़ी बार बता चुकी हूँ आपको, वर्ल्ड बैंक के अंदर वर्ल्ड बैंक हमारा जो है कब फॉर्म हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1944 में बना, ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों बना था, ठीक है। इसकी जो डायरेक्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी हेड कौन है और वो कहाँ से है। क्या क्रिस्टीना जॉर्जेवा है, ठीक है, वो कहाँ से आती हैं ये हमें बताना है। एम आई राइट, क्या क्रिस्टीना जॉर्जेवा है या वो आईएमएफ की है? नहीं, वो आईएमएफ की है। वर्ल्ड बैंक की कौन है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। और हमेशा वर्ल्ड बैंक के जो हेड होंगे वो कहाँ से होंगे, यूएसए से होंगे, ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज उड़ान स्कीम एक्सटेंडेड टिल 2035 to 36। उड़ान स्कीम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, जो कि लॉन्च हुई थी 2016 में। उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी 27 अप्रैल 2017 में फ्रॉम शिमला टू दिल्ली, ठीक है। इसका एम क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी देना, यानी कि जितने भी रीजनल एयरपोर्ट्स हैं उनको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, उन्हें डेवलप करना है, और जो एयर ट्रैवल है उसे अफोर्डेबल बनाना है, यानी कि हर बंदा जो है उसको अफोर्ड कर सके, इस तरीके का हमें बनाना है। अंडर किसके आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आएगा, और इसके लिए आउटले कितना है, 28,400 करोड़ इसका आउटले है, ठीक है। तो इस स्कीम को हमने कब तक कर दिया एक्सटेंड, 2035-36। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर उड़ान स्कीम क्या है, क्या इसका एम है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है NHB, ठीक है, नेशनल हाउस बैंकिंग लॉन्च ग्रे सुगम पोर्टल टू सिंप्लीफाई होम लोन्स फॉर गवर्नमेंट पर्सोनल, ठीक है। उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जहां पर जितने भी गवर्नमेंट
एम्प्लॉयज़ हैं आप कह सकते हैं, जो कि डिफेंस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं बहुत इजी प्रोसेस में। बेसिकली प्रोसेस को बहुत इजी कर दिया है और सिंप्लीफाई कर दिया है टू टेक होम लोन्स। तो आपको पता है हमारे टोटल 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है नबार्ड, 1982 में बना था। ये बेसिकली क्या करता है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, ठीक है। ये डायरेक्टली पैसा नहीं देता, इट्स अ रीफाइनेंस एजेंसी, यानी कि ये बैंक्स को देता है और फर्दर बैंक्स आपको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं आपको, मतलब जो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं उनको। नेक्स्ट वन इज सिडबी। सिडबी में क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1990 में बना था और किसके अंडर आता है, अंडर एमएसएमई के अंडर आता है। नेक्स्ट वन इज एनएचपी, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, ये 1988 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद वी हैव एग्जिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन एम क्या है, जो भी ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। 1982 इनके यूएस पूछा जाता है और इनका पर्पस क्या है वो पूछा जाता है। नेशनल हाउसेज बैंकिंग क्या करता है, बेसिकली आपको घर बनाने के लिए लोन देता है, ठीक है। देन नैपफेड, ये सबसे नया है हमारा, दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको पैसा देता है एंड इट इज एस्टेब्लिश इन ईयर 2021। लास्ट न्यूज़ फॉर दिस सेशन, दैट इज पीएम मोदी टू अटेंड G7 समिट इन फ्रांस इन जून, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको न्यूज़ पढ़ा चुकी हूँ, अब ये होने वाला है 15 से 17 जून को होगा एंड 52nd एडिशन है। पीएम मोदी को इनवाइट किया किसने, इमानुअल मैक्रोन ने, ठीक है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम G7 की बात करें तो G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं जिसमें हमारे 7 कंट्रीज़ आती हैं। इसकी ट्रिक है जूस विद गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो विद से कुछ नहीं है, बस जूस विद गर्लफ्रेंड है। तो जे से जापान, यूएस से इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड एफ से फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट है। इससे पहले जब ये बनी थी 1975 में, 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया था, उसके बाद 1997 में रशिया ने ज्वाइन किया। देन 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया, जिसके बाद उसको निकाल दिया, यानी कि G8 से G7 हो गया था फिर वापस, यानी कि जब रशिया ने ज्वाइन किया तो ये G8 हो गया 1997 में, फिर 2014 में जब उन्होंने अटैक कर दिया तो ये फिर से क्या हो गया, G7 बन गया। इसके होस्ट हैं 2025 में होस्ट किया था कनाडा ने, तब मोदी जी ने इस इवेंट को अटेंड किया था। बाकी मैंने आपको G7 के फैक्ट्स बता ही दिए। 2026 वाला फ्रांस होस्ट कर रहा है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इसका एक मेंबर नहीं है, लेकिन स्टिल वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और ये ग्रुप है किसका, मोस्ट एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज का, इसमें सारे डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है। तभी इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बट स्टिल इंडिया को इन्वाइट किया जाता है टू अटेंड, तो वो जाता है, ठीक है। अच्छा, ओके, वी हैव अनदर न्यूज़ ऑफ इंडेक्स, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। इसको रिलीज़ कौन करता है, ये बेसिकली इंडेक्स है तो इम्पॉर्टेंट बनता है, इसमें आपकी रैंक पूछा जाता है। इंडिया की रैंक इस बार है 118, पिछली बार थी 116, तो 2026 में रैंक क्या है, 116। तो याद हो जाएगा, अगर ये डाटा याद ना रहे, ये तो डाटा याद रहेगा। मैंने आपको एक इंडेक्स की पूरी वीडियो मैंने शेयर कर रखी है शॉर्ट्स में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिक बताई थी कैसे याद रखना है। तो मैंने ऐसे कहा था कि जैसे जैसे मैं एक एक रोटी एट करता हूँ या एक चॉकलेट एट करता हूँ, कुछ भी खाने की कर लेना, एक चीज़ को मैं एट करता हूँ तो मैं हैप्पी होता जाता हूँ, जितना मैं खाता हूँ उतना मैं हैप्पी होता जाता हूँ। तो ये था पिछले साल के लिए जब ट्रिक। अब इस साल आपको इतना याद रखना है, बस अगर आपको ये याद है तो इस साल इतना याद रखना है कि 2026 से इस बार कितना है, 116 है, ठीक है। और इंडिया की रैंक जो है अपने नेबर से काफ़ी कम है,